नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझा महाकट्ट्याच्या नव्या पर्वात आपल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. माझा महाकट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विकहिल, मोटेगावकर सरांचे RCC, जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स आणि आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन, डिअर गव्हर्नमेंट लॉटरी, सुधीर मांडके लाईट हाऊस गुहागर, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क आणि ग्रीन हार्वेस्ट. पार्टनर जीप मेरिडियन, टी पार्टनर सपट परिवार चहा, प्रिंट पार्टनर लोकसत्ता आणि डिजिटल पार्टनर ABP लाईव्ह. बॉलिवूडचा सिंघम डायरेक्टर रोहित शेट्टी सोबत महाकट्ट्याच्या आत्ताच्या सत्रातल्या गप्पा रंगणार आहेत. हा नात्यांचा कट्टा आहे आणि रोहित शेट्टीचं आपल्या प्रेक्षकांसोबतचं नातं इतकं स्ट्रॉंग आहे की आपल्या या नातेवाईकांना, आपल्या या एक्सटेंडेड फॅमिलीला नेमकं काय आवडतं ते रोहित यांना अगदी छान कळतं. आणि त्याचे हे नातेवाईक सुद्धा त्यांची कॉमेडी फिल्म असो किंवा ॲक्शन फिल्म असो, सगळ्या फिल्म्स अक्षरशः डोक्यावरती घेतात, एकदम सुपर डुपर हिट करतात. पडद्यामागे काम करणाऱ्या एखाद्या कलाकाराला किंवा एखाद्या दिग्दर्शकाला इतकं सारं प्रेम मिळणं हा खूप विरळ योग मानला जातो. पण रोहित शेट्टींच्या बाबतीत तो योग जुळून आलेला आहे. कॉमेडी, ट्रॅजेडी, ॲक्शन, ड्रामा, रोमॅन्स आणि एंटरटेनमेंटचं अगदी परफेक्ट पॅकेज म्हणजे रोहित शेट्टी यांचे सिनेमे. गोलमाल, सिंघम, सिम्बा, चेन्नई एक्सप्रेस यासारख्या सुपरहिट सिनेमांनी त्यांनी आपल्या सगळ्यांचं तुफान मनोरंजन केलं आहे आणि इंडस्ट्रीचे ते लीडरही बनले आहेत. तर आज या महाकट्ट्याच्या निमित्तानं आपण सर्वजण त्यांच्याशी गप्पा मारूया, त्यांचा आजवरचा प्रवास अनुभवूया. रोहित, आपल्याला विनंती आहे की आपण गप्पा मारण्यासाठी व्यासपीठावरती यावं आणि अर्थात राजीव सर. खरं तर रोहित आत्तापर्यंत चला हवा येऊ द्यामध्ये माझा वट्टामध्ये जास्त वेळा आलेत आणि माझा कट्ट्यावर पहिल्यांदा आले. रोहित, आमच्या सगळ्यांनाच खूप कुतूहल आहे आणि खूप कौतुकही आहे की मुंबईतला एक मुलगा ज्याला फार शिकता आलं नाही, पण ज्यानं बॉलिवूडमध्ये एक स्वतःचा असा ठसा निर्माण केला, त्यानं असं यश संपादन केलं जे फार क्वचित जणांना असं मिळवता आलं. आणि म्हणजे खरं तर वडील बॉलिवूडमध्ये होते, फाईट मास्टर होते आणि मधल्या काळामध्ये असं बघायला मिळालं की एकीकडं शेट्टी, दुसरीकडं वीरू देवगन, तिसरीकडं राज कौशल, अशा 3 फाईट मास्टर्सची मुलं बॉलिवूडमध्ये खूप वेगळ्या प्रकारे आता राज्य करताना दिसत आहेत आम्हाला. तर खरं तर या सगळ्या गप्पांच्या सुरुवातीला बॉलिवूडमध्ये हे यायचं आणि असं काम करून आपला ठसा जो नंतर उमटला गेला, तर बॉलिवूडमध्ये जायचं हे फार लहानपणापासून ठरवलं होतं? मतलब वो दिन याद नहीं है कि कब ऐसा डिसाइड किया कि नहीं अभी ये नहीं करना है और डायरेक्टर बनना है. हमेशा से यही था कि बिकॉज डैड फिल्म इंडस्ट्री में थे, एक्शन डायरेक्टर थे, सो ऐसा लगता था कि यही हमारा काम है और यही मुझे भी करना है. और मुझे वो दिन याद नहीं कि मैंने कब डिसाइड किया कि मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आना है. वो बचपन से ही दिमाग में ये था कि नहीं, मैं इधर मैं एक एक्शन डायरेक्टर बनूंगा या मैं एक डायरेक्टर बनूंगा. कभी ये सोचा ही नहीं कि इसके अलावा कुछ और करना है. लेकिन एक्शन डायरेक्टर बनना हो या डायरेक्टर बनना हो, उसके लिए कुछ तो फॉर्मल उसका एजुकेशन लेना ज़रूरी है. तो क्या आपको ऐसा लगा था कि मुझे अगर एक्शन भी डायरेक्टर बनना है तो उसका वो ट्रेनिंग और वो सब सीखना चाहिए? आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन होता है वो सिनेमा होता है, कि आप कितना ज़्यादा सिनेमा देखते हैं और कितना आप ऑब्जर्व करते हैं. यू नो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, आप किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं. और उसके बाद फिर वो एक जर्नी होती है जहाँ आप काम सीखते हैं, स्पेशली जब एक्शन की बात आती है, क्योंकि उसमें टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है. और तो मैंने शुरुआत ही, मतलब मैं जब आई वॉज 17 साल का था तब से मैंने शुरुआत की काम करने की. मैंने वीरू जी के साथ काम किया, कुकू कोहली जी जिन्होंने फूल और कांटे बनाई उनके साथ काम किया. तो मैं डायरेक्शन में, एक्शन में, दोनों में उस टाइम से काम करते आया हूँ, 17 साल की उम्र से. और फिर वो सीखते 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 ट्रेंड कैसे चेंज होता है, लोगों को क्या पसंद आता है, वो सीखते चले गए. और एक जो बेसिक टेक्निकलिटीज होती है वही आदमी सीख सकता है.
बाकी तो वो खुद का एक इनोवेशन होता है कि वो क्या बनाना चाहता है। मतलब आपके घर में सिनेमा था, लेकिन आप उस वक्त रहते कहाँ थे? आप मतलब एज अ फैमिली आप क्या घर में कौन कौन थे? और मम्मी थी, डैड ही पास्ट अवे व्हेन आई वाज इन माय 3rd स्टैंडर्ड। मैं बहुत छोटा था तभी, बट फिर ये था कि काम यही करना है जो डैड ने किया है। और फिर सांता क्रूज से हम लोग शिफ्ट हुए दहीसर। मेरी नानी वहाँ रहा करती थी, बट मेरी जो स्कूल है वो सांता क्रूज में थी। तो मैं डेली सुबह 5:45 की लोकल पकड़ के दहीसर, जो विरार लोकल, अभी 2 ही ट्रैक थे, अभी तो 4 ट्रैक हो गए वहाँ पे। वो पकड़ के बोरीवली, कभी कभी बोरीवली उतरने नहीं मिलता था क्योंकि दहीसर इस तरफ है, बोरीवली इस तरफ है, और मैं बहुत छोटा था तभी, बॉडी ऐसी नहीं थी। अभी नहीं रोक सकता है कोई। तो फिर अंधेरी उतरता था मैं, फिर वहाँ से लोकल स्लो ट्रेन पकड़ के सांता क्रूज ईस्ट, फिर वहाँ से 311 और 314 या 315 नंबर की बस थी। अरे बाप! वहाँ से एयर इंडिया कॉलोनी। जेव्हा तिसरी चौथी नहीं, ये 5th स्टैंडर्ड से 3rd में जब ही पास्ट अवे तो हम लोग सांता क्रूज में थे, फिर उसके बाद दहीसर शिफ्ट हुए। पण मग त्यावेळची म्हणजे ते इतक्या लहान असताना गेल्यानंतर पण मग घरातली आर्थिक स्थिती वगैरे ठीक होती? नहीं, मम्मी काम किया करती थी, और तभी इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं अभी और पढ़ूंगा, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो फिर टाइम वेस्ट करके, और पैसे की तंगी हुआ ही करती थी, तो कैसे करेंगे, तो फिर मैंने काम करना शुरू कर लिया। पण शेट्टी बॉलिवूड मधले सगळ्यात मोठे फाईट मास्टर होते, तर मग त्यावेळेला पैसे चांगले मिळत असतील ना? तभी होता था, बट तब इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करते थे लोग। आजकल लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तब ऐसा नहीं हुआ करता था। और जो भी सेविंग्स थी उससे 2-3 साल घर चला, उसके बाद में फिर हमको शिफ्ट होना पड़ा वहाँ पे। वैसे तो मम्मी क्या करती थी? मम्मी घर पे थी, फिर उन्होंने मम्मी पहले स्टंट आर्टिस्ट ही थी, डैड और मॉम वहीं मिले थे, तो वो भी स्टंट आर्टिस्ट ही थी। तो मॉम स्टंट आर्टिस्ट थी, डैड एक्शन डायरेक्टर थे, तभी ऐसा नमूना पैदा होता है। फिर उन्होंने क्योंकि उनकी भी एज हो रही थी, तो उन्होंने कुछ साल तक जूनियर आर्टिस्ट का काम किया घर चलाने के लिए। फिर तब तक फिर मैंने काम शुरू कर दिया, तो फिर बाद में मैंने टेक ओवर किया 18 साल की उम्र से। वीरू जी ने सपोर्ट किया, काम बहुत करते थे हम, डे नाइट काम किया करते थे, तो उससे खर्चा निकल जाता था फिर। पण म्हणजे प्रत्यक्षामध्ये शाळेचं शिक्षण कितवीपर्यंत झालं मग? 10th बस, उसके बाद में लाईफ ने सिखाया जो भी सिखाया, कॉलेजने नाही। पण असं म्हणजे वाटलं नाही की फॉर्मल एज्युकेशन जे आहे ते आपल्याला पुढे उपयोगी पडेल? कारण इथं जी अनसर्टनिटी आहे तर त्याच्यातून फॉर्मल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आप मजबूरी समझे या मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये समझ लीजिए, और मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। एंड देन आई थिंक यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, आप हमेशा ही सीखते हो। आज जो हमने तब भी जिस लोगों ने जो सीखा होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है पूरी। मतलब आपको री इन्वेंट हर साल करना ही पड़ेगा, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पण मग हे जे ट्रान्झिशन की फाईट मास्टर पासून डिरेक्टर, म्हणजे ॲक्शन डायरेक्टर पासून डिरेक्टर, तर ते कसं झालं? मग त्याच्यासाठी काय करावं लागलं? मग त्याच्यामध्ये कोणाचं मार्गदर्शन मिळालं? फूल और कांटे पहली फिल्म थी मेरी और अजय सर दोनों की, और तब से मैं वीरू जी के साथ भी काम किया करता था, और ये था कि या तो एक्शन डायरेक्टर बन जाएंगे या तो डायरेक्टर बन जाएंगे, और दोनों में काम किया करता था। फिर मैं अजय सर की प्रोडक्शन कंपनी थी देवगन फिल्म्स, मैं उसमें एसोसिएट डायरेक्टर था। तो हमने बहुत सारी फिल्में बनाई, प्यार तो नाता बनाई, हिंदुस्तान की कसम बनाई, और राजू चाचा बनाई। उसके बाद ये हुआ कि देन वो टर्न आ गया था उतने साल काम करके कि अब डायरेक्ट करना है। तो फिर अजय सर ने बोला ठीक है, मैंने उनको एक कहानी सुनाई। 2 हीरो थे उसमें, सेकंड अभिषेक बच्चन थे, तो वो फिर मैंने उनको वो कहानी सुनाई, एक्शन फिल्म थी, तो बोले कि ठीक है करते हैं। तो करीबन 12-13 साल असिस्टेंट और एक्शन में काम करने के बाद वो पहला ब्रेक मिला, और फिर मैंने जमीन बनाई। पण म्हणजे आज जेव्हा आम्ही म्हणजे रोहित शेट्टी असं डिरेक्टर म्हणून नाव दिसलं की हाऊसफुल होतो सिनेमा। मग त्याच्यामध्ये अजय देवगण असो किंवा रणबीर सिंग असो किंवा अक्षय कुमार असो, आम्ही डिरेक्टर बघून सिनेमा जातो, कारण आम्हाला हे माहिती असतं की याच्यामध्ये
100% एंटरटेनमेंट असणार आहे. पण या सगळ्यामध्ये ॲक्शन असती हा एक भाग, पण पोलीस आणि पोलिसांच्या बद्दलचं डिरेक्टरचं जे फॅसिनेशन आहे ते भयंकर असं जाणवतं. तर हे कुठून आलं फॅसिनेशन? सिंघम जब बना रहे थे तो रिसर्च वर्क में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स से बात हुआ करती थी, तो फिर वहाँ से एक रुचि जागी कि उनकी लाइफ में उनको कितनी दिक्कतें आती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स सहना पड़ता है. और फिर वो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई. वो एक सिंघम, मतलब आज अगर कहीं भी अगर आप कोई भी ऑफिसर देखें तो उसे नासिक का सिंघम, नागपुर का सिंघम, बिहार का सिंघम, वो एक टैग बन गया पुलिस के साथ. और फिर हमने सोचा कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, पुलिस से इतना प्यार मिल रहा है, और वो एक अब वो ऐसा लगता है कि अब वो मेरा ब्रांड है ही नहीं, अब वो पुलिस का ब्रांड है सिंघम जो है. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और फिर हमने सोचा कि इस ब्रांड को और आगे क्यों ना बढ़ाए, और फिर वो बनता चला गया. और एक जैसे मैंने कहा कि एक आइडेंटिफिकेशन बन गई है वो फिल्म. तो जब भी हम सिंघम बनाते हैं या सिम्बा बनाते हैं या सूर्यवंशी बनाते हैं तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी बनाते हैं. क्योंकि एक इमेजिंग का भी बात आती है जब पुलिस से रिलेटेड फिल्में, खास करके जब मैं बनाता हूँ. सो क्योंकि क्लोजली इतना काम किया है उनके साथ, कुछ लोगों को तो लगता है कि मैं अंडर कवर हूँ. डायरेक्टर खाली फेस है. तो एक अब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं हमारे लिए कि फिल्म बनाना. असं आहे की सिंघम म्हणजे कुठलेही रोहित शेट्टीचे कुठलेही सिनेमे बघितले ना की पोलिसांच्या बद्दलच असं एकदम अभिमानानं अशी छाती भरून येते. अरे बऱ्याचदा रस्त्यावर जेव्हा गाठ पडती पोलिसांशी तेव्हा ते काय फार आनंददायी नसतो अनुभव. तर रोहित शेट्टी म्हणून म्हणजे तुला हा अनुभव पोलिसांचा कधीच वाईट अनुभव नाही आला? मेरे को कभी नहीं हुआ. और क्या, जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं. तो जिस तरह से जैसा इंसान होगा उसके साथ वैसा बिहेव करना पड़ेगा. अगर आप सबके सामने कोई गुंडा चाकू लेके खड़ा है या पिस्टल लेके खड़ा है, उसको आप हाथ जोड़ के नहीं बोल सकते कि प्लीज छोड़ दो, ऐसा नहीं होएगा. तो और खास करके मुंबई जैसा शहर को हैंडल करना आसान नहीं है. मतलब 2-2.5 करोड़ की हमारी आबादी है, इतने सारे लोग, हम इतने सारे तबके के लोग रहते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, और फिर भी एक सेफ सिटी रखना इट्स नॉट इजी. उसमें एक डर बना के रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम वो डर नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. मैंने ना किसी एक इंटरव्यू में ये पढ़ा था कि आपको मुंबई की गली गली का पता है, आप बहुत घूमे हो पैदल, तो क्या सही है ये? हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ है. मतलब पैदल इन द सेंस, अभी जो बच्चा दहीसर से सांता क्रूज डेली कवर करता होगा उसको तो सब पता ही होगा ना. तो हुआ ऐसा 2-3 बार चल के जाना पड़ा था 1-2 जगह पर. पैसे सांता क्रूज से? नहीं, मलाड से अंधेरी. सो गलियां मेरे को मालूम है, आज भी पता है, शॉर्टकट बहुत पता है कि कहाँ से निकल सकते, कहाँ से जा सकते. मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन पता सब कुछ रहता है. खरं तर परत एकदा तुमच्या बालपणाकडे नेते. तुम्ही जो आता काळ सांगितला जो की खूप डिफिकल्ट काळ होता तुमच्या आयुष्यातला, तुमची आईने खूप कष्ट केले, आईकडनं शाबासकी किंवा समाधानाचे शब्द केव्हा मिळाले ते आठवतं? आईचा स्ट्रगल त्याच्याबद्दल सांगा. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मुझे लगता है कि आई हैव अचीव समथिंग, इसके वो मेरे साथ ही रहती हैं. एंड आज भी जब मैं घर जाता हूँ और शी लिव्स लाइक अ क्वीन नाउ, तो वो मुझे लगता है कि वो एक अचीवमेंट है. रोहित, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप सोशल कॉज बहुत करते हैं, चाहे वो कोविड के टाइम आपकी चैरिटी हो या मुंबई पुलिस को फंड रेज करके फंड देना, और आपने इस पर टिप्पणी भी की बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को लेकर जो चैरिटी करते हैं लेकिन दिखावा करके करते हैं. आपने ये कहा था कि लोगों को बुला के मैं इस मंदिर के बाहर हूँ, मैं इस अस्पताल में जा रहा हूँ, तो समय पे पहुँचते हैं और वो फिर वो न्यूज़ बनती है. तो इसको लेकर ये जो चीज़ें चलती हैं अब भी बरकरार हैं? सबका अपना एक तरीका होता है. कुछ लोगों को पब्लिसिटी चाहिए होती है, कुछ लोगों को दुआएं चाहिए होती हैं. तो मैं वो दुआ वाला इंसान हूँ, मेरे को पब्लिसिटी नहीं चाहिए. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अभी की बात करें तो हम दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं उसको लेकर भी आप बहुत वोकल थे. लगातार अपनी फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पिट रही हैं और दक्षिण की रीमेक्स हो या वहाँ की फिल्में चल रही हैं. आपने उदाहरण दिया कि शोले हमने बनाई, मुगले आजम हमने बनाई, लेकिन ये जो गैप है, जो पीरियड है, वो लंबा होते जा रहा है और ऐसी फिल्में भी अब नहीं दिख रही है जहाँ पे हम दक्षिण की फिल्मों को पीछे रख के
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी फिल्में आगे आ पाएंगी, तो क्या लगता है ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म होगा या फिर नहीं होगा? देखिए वो दौर होता है एक, हमेशा हर 10 साल 15 साल में उस तरह का दौर आता है। हम एक वो दौर से गुजर रहे हैं। पठान इतनी बड़ी हिट हुई है, आई थिंक सबसे बड़ी हिट हुई है वो, एंड वो ग्रेजुअली आस्ते 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 वैसा हो ही जाएगा। और मेरा ये मानना है कि हर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारी फिल्में चले, सभी मेहनत करते हैं, चाहे वो छोटी फिल्म हो, बड़ी फिल्म हो, या वो किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो। डायरेक्टर को सुबह 6 बजे ही उठना पड़ता है। सो आई थिंक सबकी फिल्में चलना ज़रूरी है। और एक हमारा दौर था, पहले भी 80s में भी वो दौर आया था जब थिएटर्स नहीं चल रहे थे, और जब वीडियो कैसेट्स आते थे ना, हम सब ने किया होगा वो, मतलब 3 फिल्में रात को देखना एक साथ। वो दौर में जस्टिस चौधरी, मवाली, वो दौर में भी थिएटर में फिल्में नहीं चला करती थी। तो वो हम शायद उस दौर से गुजर रहे हैं, वो खत्म होगा कभी ना कभी। रोहित जी, ऐसा कहीं पढ़ा था कि आपने बॉडी डबल का भी काम किया है, तो क्या ये सच है? हाँ हाँ, मैंने किया। किसका? अक्षय का किया हुआ है मैंने, सेम वो हाइट पर्सनालिटी वैसी थी। और कार स्टंट में तो बहुत लोगों का किया हुआ है। रोहित जी, आपकी फिल्मों में एक्शन ज़्यादा रहता है, मतलब जो साउथ की एक्शन थी वो आप हिंदी फिल्मों में लेकर आ गए, और फिर आपका वो ट्रेंड बाकी फिल्मों में भी चलने लगा है। तो ये जो साउथ का जो ट्रेंड है वो आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि वो एक्चुअली तो मुझे हॉलीवुड स्टाइल रहता है, और टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो बॉलीवुड की फिल्में साउथ की फिल्मों से बहुत पीछे है टेक्निकली, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, वो एक वक्त चल रहा है कि हर कोई हम पे ही उंगली उठा रहा है। वो वक्त बहुत जल्दी खत्म होगा। अभी आप देखिए ना, हम पठान की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी हिट है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। नहीं, टेक्निकली भी हम उसी लेवल पर ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम के कोई फर्क है ज्यादा। और वहां पर हमेशा से ही अच्छे टेक्नीशियन रहे हैं, चाहे वो मनी सर हो, चाहे वो रहमान साहब हो, चाहे 89-90s में अगर आप देखें राम गोपाल वर्मा साहब आए थे, तो हमेशा से ही वी हैड ग्रेट टेक्नीशियंस फ्रॉम साउथ। आप लगातार जिस तरह के जॉनर की फिल्म्स कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा है बचपन से भी, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक समय बाद लोग चाहते हैं कि कुछ अलग करें, तो आप कभी देखते हैं अपने आप को एक इमोशनल और मैं अलग करूंगा तो आप मुझे बुलाएंगे नहीं आप। नहीं, मैं खुश हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि जिस तरह की मेरी फिल्में होती हैं वो ब्रांड इसलिए बन गई है क्योंकि सैटेलाइट पे बहुत चलती है, चाहे वो गोलमाल हो या वो सिंघम हो। आप जब भी घर आए और कहीं से भी वो फिल्म लगा लें, टेलीविजन पे चल रही है तो फैमिलीज देखती हैं। तो अगर वो लोगों को पसंद आ रहा है, मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, तो मैं क्यों चेंज करूं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे जब भी गोलमाल देखता हूँ ना, तो उसमें टाइमिंग और मतलब वो सही बात है कि जब भी जहाँ से भी आप शुरू करो आप एंटरटेन होते हो, मतलब सारी थकान सारा ये दूर हो जाता है। टाइमिंग बहुत ज़रूरी उसमें होता है। तो मतलब राइटर का जितना उसमें काम है उतना ही डायरेक्टर का और इसका। आप उन फिल्मों को बनाना कितना डिफिकल्ट है। आप एक्शन से ज़्यादा एक्चुअली कॉमेडी फिल्मों को उतना क्रेडिट नहीं मिलता, बट एक्शन से ज़्यादा डिफिकल्ट कॉमेडी बनाना होता है। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज़ है लोगों को हंसाना, क्योंकि या तो आप उन्हें हंसा पाते हैं या तो ऐसा नहीं होता है। कॉमेडी में ये होता है या आप बोलेंगे अरे बहुत अच्छी थी या बहुत खराब थी, आप ठीक कभी नहीं बोलते हैं कॉमेडी को। तो सबसे डिफिकल्ट कॉमेडी फिल्में होती हैं, और उसमें एक एक्टर्स की जो टाइमिंग है वो होना बहुत ज़रूरी होती है कि वो करेक्ट टाइमिंग, एक्शन रिएक्शन बेसिकली वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। डायलॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कॉमेडी में, ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म सक्सेसफुल करने का जो भी फॉर्मूला होगा वो आपको मिला है। मतलब आपने अलग अलग, वो चेन्नई एक्सप्रेस हो या गोलमाल हो या सिंघम हो, तो ये आपको मिला है। लेकिन ये सब मिलने के बाद सर्कस जो फ्लॉप हुई, तो मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है आपको क्या गड़बड़ होती है? एक्चुअली किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये सब हम खाली जब हमारी हिट हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये हिट इसलिए हुई, जब नहीं होती है तो हम बोलते हैं ये इसलिए नहीं हुई। अगर हमें पहले से पता हो तो हम बनाएं क्यों? अब हुआ ये, जैसे कि मैम ने पूछा कि आप सेम चीजें क्यों करते हैं। अब सर्कस में गाड़ी ही नहीं उड़ाई।
तो अब समझ में आया कि सेम ही करना है, कुछ ज्यादा सीधा सिंपल नहीं करना है। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक सक्सेसफुल फिल्म बनाने का फॉर्मूला आज के मतलब आज की जो जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा आपको वो पता चला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना जरूरी है अच्छी फिल्म बनने के लिए जो बहुत अच्छी कमर्शियली हिट हो? एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि इसका ये किसी को नहीं पता होता। नहीं, आपको पता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो लोगों का प्यार है जो इतना वरना बहुत ही बड़े बड़े और दिग्गज डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द चोजन वन। एक ऊपर वाले की दुआ है, लोगों का जो लोग इतना प्यार करते हैं। और चाहे वो फिर गोलमाल हो, सिंघम हो, या चेन्नई एक्सप्रेस हो, या वो कोई और फिल्म हो, बेसिक ये होता है कि मेरी एक ऑडियंस है, मैं उनके लिए फिल्म बनाता हूँ। मैं सबको प्लीज करने के लिए नहीं फिल्म बनाता हूँ कि मेरी एक फैमिली ऑडियंस है, बच्चे हैं, यूथ है जो आएंगे, और वो आते ही हैं मुझे पता है कि ये लेके कि इसमें से कोई सीख नहीं मिलेगी, लेकिन 2-2.5 घंटा टाइम पास करके आते हैं। और आई थिंक जैसे आपने कहा कि सर्कस में शायद वही मिसिंग था कि वो आए और कि यार चलो टाइम पास करते हैं, वो रोहित शेट्टी का सिनेमा देखने मिलेगा। और हमने वो पेंडेमिक के दौरान एक फिल्म बनाई थी ड्यूरिंग सूर्यवंशी। सूर्यवंशी रिलीज के पहले की फिल्म है वो। और तो शायद हम लोग वो इतना एलॉबरेट नहीं कर पाए उस फिल्म को। और जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस का, मैं वही बनाता हूँ। कभी हम उसमें सक्सेसफुल होंगे, कभी नहीं होंगे, बट वो फॉर्मूला मैं क्यों किसी को दूं? नहीं, लेकिन चलेगी कि नहीं चलेगी ये कब पता चलता है? मतलब जब तक रिलीज नहीं होती तब तक नहीं पता चलता। नहीं चलता? नहीं, हम सभी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई एक अकेला आदमी बैठ के ये डिसीजन लेता है। खास करके जब मेरी फिल्मों की बात आती है तो पूरी टीम बैठती है। तो पूरी टीम ये कह सकती है कि हाँ, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो फिल्म हिट हो या नहीं हो, फ्राइडे के दिन आपकी ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी कि हम सब ने मिलकर ऑनेस्टली काम किया इस फिल्म में। हाँ, किया। अब बाकी जो फेथ फिल्म का है वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। मेरा ये मानना है कि ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है काम में। लेकिन कई बार कि लास्ट मिनट पता भी चल सकता है ना कि अरे उस तरह की मजा नहीं आ रहा है जो मुझे लगा था कि वो मजा आएगा। मतलब जब शुरुआत की थी तब जो लगा था वो आज नहीं लग रहा है। नहीं, कई बार ऐसा होता है जब ड्यूरिंग मेकिंग जब वो फीलिंग आती है तो हम उसे रीशूट करते हैं, या वो फिर डिस्कशन में बैठते हैं कि यार जो अभी शूट किया वो ठीक नहीं लग रहा है। हम वो रिपेयर कर लेते हैं उस चीज को। बट ओवरऑल ये फिल्म जैसे हमने सिंघम बनाई थी, जब सिंघम रिलीज होने वाली थी तब हमने कभी नहीं सोचा था कि सिंघम कल्ट फिल्म होगी, क्योंकि वो दौर एक्शन का दौर था ही नहीं। हम गोलमाल बना रहे थे, बाकी लोग भी कॉमेडी या रोमांटिक फिल्में बना करती थी। मल्टीप्लेक्स बहुत ज्यादा हावी था, मल्टीप्लेक्स सिनेमा। और हमने कभी ये सोचा, और इनफैक्ट मैं और मेरी राइटिंग टीम है, जो मेरे राइटर है यूनुस भाई, हम लोग जब बैठते थे तो हम बोलते थे कि कल को अगर ये गड़बड़ हो गई तो नेक्स्ट हमारी बोल बच्चन है और फिर चेन्नई एक्सप्रेस। हम ये भी सोचते थे कि क्योंकि हम कॉमेडी बना रहे थे और वो चल रही थी, और फिर सडनली एक एक्शन फिल्म आई, और फिर उसमें हमें डर था, सिंघम में डर था कि पता नहीं इसका क्या होगा, और वो बहुत बड़ी हिट हो गई। तो सिंघम के वक्त वो एक डर था क्योंकि वो हम जॉनर चेंज कर रहे थे, कॉमेडी बनाते हुए, और उस वक्त मल्टीप्लेक्स का दौर था, और 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। और इतनी एक्शन फिल्में नहीं चला करती थी तब, खाली एक वांटेड चली थी, और उसके बाद फिर सिंघम चली। रोहित, आपने एक दौर ऐसा था कि आप सांता क्रूज से आपको दहीसर जाना पड़ा जी, और बहुत बार ऐसे हालात आते हैं कि लोग दहीसर से फिर वापस इधर नहीं आ सकते। बांद्रा हो या साउथ मुंबई हो, वो दहीसर के आगे कहीं तो भी चले जाते हैं, पालघर या पता नहीं और आगे अगले स्टेट में, वो कम बैक नहीं कर पाते, वो उस दौर से निकल नहीं पाते, वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं रख पाते। तो ऐसे आपके जो जीवन में ये जो ऐसा फेज था, तो उसमें से आप कैसे उभरे? आपने खुद को कैसे संभाल के रखा? जैसे आपने कहा, आपके सवाल में है कि पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दौर एक जैसा कभी नहीं रहता है। जैसे अभी बात करें, अगर अभी हमने बात की सर्कस की, मतलब मैंने 13 ब्लॉकबस्टर दिया और फिर एक सर्कस आ जाती है, तो दौर एक जैसा नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ जाऊं या मैं डर जाऊं। आदमी को निडर होना बहुत जरूरी है, एंड अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। उसमें पॉजिटिविटी रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि अगर आप पॉजिटिव हैं, और दूसरी जो है वो सेल्फ पिटी नहीं होना चाहिए कि अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों। हमेशा हर इंसान को, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो
एक्शन से रिलेटेड क्यों ना हो, हर किसी को फाइटर होना बहुत ज़रूरी है। रोहित, मुझे लगता है कि ये जो सवाल था ना, कि ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग यहाँ से अगर दहिसर गए तो वो वहाँ से आगे पालघर जाते हैं, अगर इधर एक बार गिरगांव से डोंबिवली गए तो आगे बदलापुर जाते हैं, वापस नहीं आ सकते। वापस आने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उसमें से एक आप हो, तो उसको मतलब सेल्फ पिटी ना हो, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये लोग भी उतने ही पॉजिटिव होंगे, उनमें से नहीं आ पाते। मेहनत, पॉजिटिविटी और साथ में किस्मत का भी हाथ होता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। जैसे हमने कॉन्वर्सेशन जब शुरू किया कि इतना प्यार एक डायरेक्टर को मिलना बहुत रेयर होता है, और मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर्स इस कंट्री में हैं, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो लक का फैक्टर भी होता है, और एक अलग फैक्टर ये होता है कि एक बार अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और इमीडिएट सफलता नहीं मिलती है। ये आजकल रील्स देख देख के ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। सफलता इतनी आसान, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो जर्नी बहुत इजी मिलती है, लगती है, बट मैं बात कर रहा हूँ 87-88 की। काम मैंने शुरू किया 90 में, मुझे 30 साल पूरे हो गए काम करते हुए, तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो वो जब वक्त गुजरने वाला होता है तो बहुत ऐसा लगता है सदियों लग जाएंगे, बट जब गुजर जाता है तो फिर वो एक पल भर की कहानी होती है। नहीं, लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी है ना कि कुछ लोगों को वो करते रहते हैं, जबकि उनका कुछ होने वाला नहीं है, और उनको पता नहीं चलता कि भाई अपना होने वाला नहीं है। उनको लगता है कि रोहित शेट्टी ने कहा है कि करते रहो, तो करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है। हाँ। लेकिन होता है ना ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ। नहीं, ये भी हो सकता है कई बार के अभी के आप जो शायद वो आप 9 to 6 जॉब की बात कर रहे हैं, या आप वो बात कर रहे हैं कि मतलब उसमें आपने अपना पूरा 100% दिया, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस चीज़ से प्यार करते हैं कि नहीं। जैसे मुझे 30 साल हो गया, लेकिन मैं आज तक काम पे नहीं गया हूँ। कभी उठ के ये नहीं लगा है कि अरे आज ऑफिस जाना है या आज शूटिंग पे जाना है। तो वो शिद्दत होना बहुत ज़रूरी है, वो लगन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने एक माइंडसेट बना लिया ना कि अगर अभी दहिसर गए तो यहाँ से नाला सुपारा ही जाएंगे, तो वो नाला सुपारा ही जाएंगे। अगर हमने ये सोचा ना कि अब दहिसर से कफ परेड जाना है तो जूहू तक तो पहुंच ही जाएंगे। वही सवाल कंटिन्यू फिर एक बार मैं जानना ये चाहता हूँ कि उस दौर में आपको ऐसा कोई वाकया हुआ, कोई इंसान आपको मिला कि जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए, आपने खुद को यहाँ बना के रखा, खुद के ऊपर यकीन रखा और आगे बढ़ते गए? नहीं, लोगों का साथ होना तो बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने शुरुआत की तो वीरू जी थे, अजय सर के डैड, और फिर अजय सर, मतलब काम कर रहे, अभी सिंघम में बना रहा हूँ, उनके साथ ही बना रहा हूँ। तो पहला ब्रेक मुझे मिला वो उनकी वजह से मिला, ज़मीन, और ज़मीन चली नहीं थी इतनी, और फिर यही हो गया था कि अरे अब क्या करेंगे। तो वही फिर अजय सर ही थे जिन्होंने बोला कि तू फिक्र मत कर, दूसरी फिल्म बना। वो रेयर होता है। और फिर हमने गोलमाल बनाई। जब हम गोलमाल बना रहे थे तो इंडस्ट्री में लोग मजाक उड़ाते थे कि एक एक्शन डायरेक्टर और एक एक्शन हीरो कॉमेडी बना रहे हैं। हमको पता ही नहीं था कि वो कल्ट बन जाएगी। वो हमारी सर्वाइवल के लिए थी वो फिल्म, मेरी खास करके। तो लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अजय सर ने बहुत हेल्प किया, मैं ये कहूँगा। और तो वो एक इंसान का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप जब आप काम कर रहे हो तो कौन लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। आपकी टीम कैसी है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुद अकेले तो नहीं कर सकते कोई भी काम। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं किस्मत से भी रिलेटेड होती है या आपकी नीयत से भी रिलेटेड होती है कि कौन लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं आगे काम में। अमिताभ बच्चन के बारे में हम ऐसा सुनते थे। एक सवाल पूछने के लिए हर बार उठा रही है, अब वो आपको गुस्से में देखना शुरू कर दिया उन्होंने। सिर्फ एक मैं पूछ लेता हूँ कि अमिताभ बच्चन को हमने देखा था कि 90s में जब एक वो बहुत बड़े स्टार थे, उनकी वो जादूगर, अकेला वगैरह फिल्में फ्लॉप हो रही थी काइंड ऑफ। तो उस वक्त हमें ऐसा लगता था कि यार ये राम गोपाल वर्मा के साथ क्यों काम नहीं करते, मणिरत्नम के साथ क्यों काम नहीं करते, क्योंकि उस वक्त वो डायरेक्टर्स बहुत हवी थे, पॉपुलर थे और अच्छी फिल्में बनाते थे। तो वैसे ही आप ये इनके साथ काम करते हो, अजय के साथ करते हो या अक्षय कुमार जी के साथ करते हो, वो दोनों एक्शन भी करते हो, कॉमेडी भी करते हो। और अमिताभ बच्चन भी ये दोनों में माहिर है, एंग्री यंग मैन है पहले वो। तो उनके साथ आप कभी काम करना मुझे करना है, मेरी एक इच्छा है कि मैं उनके साथ काम करूं, एक फिल्म करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे डैड के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और वो ऐसा होता है कि अगर उनके साथ करना है तो सब्जेक्ट ऐसा कुछ मिले ना कि मतलब लगे कि हमने कुछ किया है, जैसे सिंघम हो गई या
अजय अक्षय के साथ सूर्यवंशी हो गई या शाहरुख के साथ चेन्नई एक्सप्रेस हो गई कि एक बात बने कि लोग बात करें, तो उस तरह का कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है मुझे जो मैं अमित जी के साथ करूँ। रोहित सर, आई गेस हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि खतरों के खिलाड़ी में आप किस तरीके के टास्क देते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप बताएं कि आपके लाइफ का खतरों के खिलाड़ी मूवमेंट जो आपको याद हो। डेली होता है मैडम, तो जिस फील्ड में हम लोग हैं, सुबह निकले क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या किधर क्या हो जाए, फिल्म को लेके, हमको लेके, तो पूरी जिंदगी जब से सोशल मीडिया है खतरों के खिलाड़ी है कि सुबह उठ के पता चलता है कि भाई आज गाली पड़ने वाली है कि आज प्यार मिलने वाला है। लेकिन रोहित जी, आपकी फिल्मों में गोवा को बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। आपकी फिल्में ज़्यादातर गोवा में होती हैं और गोवा को लेकर लगभग सभी यंगस्टर्स की अच्छी यादें होती हैं, मस्ती वाली यादें होती हैं। अच्छा, आपकी भी होंगी? आपकी बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं, गोवा लकी मानता हूँ मैं। पता नहीं कि वो एक पहली फिल्म बनाई, उसके बाद सारी फिल्में हमने की, सर्कस में नहीं गए गोवा। अच्छा, दो चीजें हो गई, मतलब गाडी भी नहीं उडी और गोवा भी नहीं गए। अच्छा, लहान मुलांना म्हणजे मोठ्या ऑडियन्ससाठी जनरली सिनेमे बनवले जातात, पण लहान मुलांना खूप फॅसिनेशन आहे तुमचं, ती त्यांच्यासाठी तुम्ही सुपर हिरो आहात, सो काय आहे हे? आई थिंक जिस तरह की फिल्में हैं उनको लगता है कि हमारे उम्र का कोई बच्चा बना रहा है। आई थिंक जो एक्शन होता है, जो एक गाड़ी उड़ रही है, ये सब जो बोलते हैं लोग, आई थिंक वो बच्चे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं उन सब चीज़ों से। और दूसरा, अगर बहुत कम लोग जानते हैं, एक हमारा बहुत बड़ा शो है जो चलता है, लिटिल सिंघम, वो मेरा ही शो है एक्चुअली। एक कार्टून एनिमेशन कैरेक्टर है विच इज़ बिकम वेरी पॉपुलर। तो मतलब मैं आई एम अ गुड बिजनेसमैन। जब 2-3 साल से मैं उनको अपनी तरफ खींच लेता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, ये याद रखना, मम्मी पापा से भी इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। तो पहले लिटिल सिंघम देखो, फिर बड़ा सिंघम देखो। तो और आई थिंक दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह की फिल्में नीट एंड क्लीन फिल्में होती हैं, मतलब मैं किसी और को गलत नहीं कहना चाहूँगा, वो ऑडियंस, मैं एक आई थिंक किसी एयरपोर्ट पे था चेन्नई एक्सप्रेस के वक्त, एंड वन लेडी केम टू मी एंड शी वाज लाइक मुझे आपसे बात करना है, एंड शी इज़ लाइक मैं एक होम मेकर हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और मेरी छोटी सी बच्ची है। जब मुझे काम करना होता है, घर पे अकेले रहती हूँ मैं, तो मैं चेन्नई एक्सप्रेस लगा देती तो 2-2.5 घंटा निकल जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप जहन में रखते हैं कि ये हमारी ऑडियंस है। जो फिर एक लेडी ने बोला कि जब आपकी फिल्में आती है ना, तो हमको रिमोट अपने हाथ में रखना नहीं पड़ता है, कि हम बेझिझक बच्चा फिल्म देख सकते हैं। तो ये सब सीख है, मतलब मेरे लिए भी, और आई थिंक इसी वजह से वो बच्चों की भी फॅन फॉलोइंग बढ़ती चली गई है, प्लस खतरों के खिलाडी। अच्छा, आमच्या लहानपणी पण ना मराठीत कधी असा खूप डिशुम डिशुम किंवा अशा गाड्या बिड्या उंच उडतायत, हिरो कुठेतरी पळतोय, खूप फायटिंग, असे सिनेमे काही आले नाहीत अजूनपर्यंत, नाही आहेत मराठीमध्ये, तर तुम्हाला आवडेल का आम्हाला त्या सिनेमाची ट्रीट द्यायला? एक करना है मेरे को, कभी ना कभी मैं करूंगा एक हार्डकोर एक्शन फिल्म मराठी में। एक्चुअली इसी सवाल को जोड़ के और एक सवाल पूछना है कि पिछले कुछ दिनों में या सालों में आपने देखी हुई और जिसने आपको बहुत फैसिनेट किया, ऐसी मराठी फिल्म या मराठी आर्ट कौन सा था? बहुत सारी फिल्में मराठी में, मेरे ख्याल से तो, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए नहीं, कंटेंट वाइज मराठी फिल्में हिंदी फिल्मों से ज़्यादा स्ट्रांग होती। आई थिंक लैंग्वेज की रीच नहीं है इतनी, इसलिए शायद हमारा बजट या हमारा बिजनेस इतना नहीं होता। Otherwise, content-wise, Marathi is much stronger. Sometimes much stronger than Malayalam films also. लेकिन वाल्वी करके एक फिल्म थी अभी आई ऑफ लेट, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एक छोटे से बजट में, मतलब वो स्क्रीन प्ले का टेक्स्ट बुक हो सकती है वो फिल्म के। बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कि एक डायरेक्टर आपको कैसे हुक करके रख सकता है 2 घंटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोहित सर, सूर्यवंशीमध्ये एक फ्रेम आहे की ज्यावेळेस मंदिर पडत असतं आणि गणपती बाप्पाला 2 जण हे बाहेर घेऊन जात असतात, आणि त्यामुळे तुम्ही एस्टॅब्लिश केलं की एक मुस्लिम असतो आणि एक हिंदू असतो, तर तुम्ही असं काही प्रयत्न करत असता की तुमच्या मूवीमधनं की आपल्या समाजाचंही भान ठेवायचं आहे किंवा काही मेसेज देण्याचा प्रयत्न करत असता का? आणि सध्या जे काही आजकाल चालू आहे फूट पाडण्याचं, तर त्यावर तुम्हाला काय वाटतं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, सब सॉर्टेड हो जाए अगर हर आदमी अपने रिलीजन की और दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करे, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
यू नो आप जो आप खुद कर रहे हैं वो आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। आप अगर आप अपने दोस्त के माँ बाप को मिलते हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते ही है ना, तो उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल है वो, हम लोग को इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं एक्चुअली, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं एक्चुअली। रोहित जी, तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये वीरू देवगन कसे आले सांगितले, अजय देवगनचा रोल सांगितला, तुम्हाला तुमची बायको कुठे भेटली? अरे अभी क्या बताऊं कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिला, कॉमन फ्रेंड्स के सांगा ना, लव्ह स्टोरी सांगा तुमची। अरे इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, आप बोर हो नहीं है। जाओगे। नहीं ती म्हणजे ती रोहित शेट्टीची फिल्म नाही, आर्ट फिल्म आहे। आर्ट फिल्म है पण काय झालं म्हणजे रोहित शेट्टीची आहे तर ती असणारच ना, त्यात काहीतरी मसाला असेलच। नहीं, लाइक अ नॉर्मल जैसे दो दोस्त मिलते हैं वैसे मिले और फिर इतना साल हो गया। ऍक्च्युली हा जो कट्टा आहे याच्यामध्ये आम्ही नात्यांचा कट्टा असं आम्ही याला म्हणतोय, आणि सगळेजण आपल्या कोणी आईच्या बरोबर, कोणी मुलांबरोबर, कोणी बायको बरोबर असं येतोय। तर माझा असा आग्रह होता की तुम्ही बायकोच्या बरोबर यावं, म्हणजे आम्हाला तिच्याकडून काही गोष्टी कळल्या असतील। नॉन फिल्मी है। हां, तर तिच्याकडनं काही गोष्टी बेटे को कळल्या। मैं लेके आऊंगा एक बार, वो आ जाएगा अच्छा। थोड़े सालों में। अच्छा, तुमच्या सिनेमांमुळे ना पोलिसांची इमेज खूप स्ट्रॉंग झाली, नाही तर हिंदी सिनेमामध्ये खूप असे कॉमिक रोल पोलिसांना दिले जायचे छोटे छोटे। रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स काय पोलिसांचा? तुम्हाला कोणी सिग्नल बिग्नल असा क्रॉस केला चुकून माकून तर थांबवतात पोलीस का? रे, रोहित इनफैक्ट शेट्टी, जाऊ दे। मैं ज्यादा करके अभी ज्यादा रूल फॉलो करता हूँ, क्योंकि ऐसा होगा ना, अच्छा तुम पुलिस पे फिल्म बनाते, तुम ही ये करेगा तो कैसे चलेगा, सोशल मीडिया। तो मैं एकदम बाय द बुक्स चलता हूँ, मतलब सीलिंग पे भी 80 के ऊपर गाड़ी नहीं जाती है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ अभी अपनी। जसं पोलिसांच्यावरचे सिनेमे बनवून पोलिसांची इमेज सुधारवली, तसं राजकारण्यांच्या बद्दलचा बनवून राजकारण्यांची, किंवा जर्नलिस्टांच्या बद्दलचा बनवून जर्नलिस्टांची करावं असं नाही वाटत? कधीतरी एखादा तरी मैं डायरेक्टर हूँ ना, मैं इसका एडिट सोच रहा हूँ इसका एडिट क्या चलेगा। आई थिंक जर्नलिस्ट पहले और अभी में फर्क ये है कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, अभी मतलब डेली हम लोग देखते हैं कि, और पहले होता क्या था, आज भी जमाना वही है कि ब्रेकिंग न्यूज हफ्ते में एक बार होता था, अभी हर 2 घंटे में होता है। तो ज्यादा कुछ बदला नहीं, बट अभी कंपटीशन इतना हो गया तो क्या करेंगे, हर फील्ड में कंपटीशन है। पण पुढचा आता पुढच्या काळामध्ये आम्हाला काय बघायला मिळणार आहे? सिंघम, गोलमाल, थर्ड पार्ट सिंघम का आ रहा है। हाँ। वो नेक्स्ट ईयर 2024 में रिलीज होगा। फिर एक अभी इंडियन पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस पे हमने एक वेब सीरीज की है अमेजॉन प्राइम पे, वो इस साल के एंड तक आ जानी चाहिए, और फिर उसके बाद देखते हैं और आगे। चेन्नई एक्सप्रेसचं परत तसं काही करायचं इच्छा? अभी ऐसा कुछ नहीं है कि चेन्नई की कोई कहानी मिली नहीं है, कभी ऐसा होगा तो जरूर करेंगे। तुम्ही इंस्टाग्रामवर एक आय थिंक 1 महिन्यापूर्वी वगैरे एक व्हिडिओ शेअर केलेला, ती गाडी फ्लिप होते आणि आने वाले 2 साल में सब फोड़ देंगे, आणि हे स्पेशल इफेक्ट नाहीये तर हे हा रिअल सीन आहे असं म्हटलं, तर काय पुढच्या 2 वर्षात काय बघायला मिळणार आहे? एक तो वही सीरीज है इंडियन पुलिस अच्छा। फोर्स, विच इज एक्शन सीरीज, एंड देन सिंघम आएगी, तो सिंघम तो आपको पता ही है कि कैसी होगी। त्यामुळे डेफिनेटली खूप एन्जॉय करणार होतो, आणि तुम्ही हिरोपेक्षा कमी नाही, म्हणजे तुम्ही पडद्याच्या मागे जरी असलात ना तरी त्या हिरोमध्ये सुद्धा आम्हाला रोहित शेट्टी बऱ्याचदा दिसत असतो, आणि आधी गप्पांमध्ये पण उल्लेख आला तसा की डिरेक्टरचं नाव वाचून आपण सिनेमाला पाहायला जातोय, हे खूप कमी वेळेला होतं, आणि तुम्ही ते यश मिळवलंय त्याबद्दल मनापासून अभिनंदन। पण आपण म्हणजे ते ऍक्शन कधीतरी अजय देवगणच्या ऐवजी, अक्षय कुमारच्या ऐवजी आपणच गाड्या उडवत असं नाही वाटत? बरं, असं आहे की उंच, देखणा, असं सगळं आहे ना, हिरोचं सगळं मटेरियल आहे। अभी मेरा दिमाग मत खराब करो आप। नहीं, आई थिंक सिंघम 4-5 मध्ये वगैरे खतरों के खिलाड़ी है, बस उतना ही ठीक है। और लोग इतना प्यार वैसे ही दे देते हैं, और क्या चाहिए। तो उनको भी थोड़ा प्यार मिले इसलिए आप वहां नहीं जाते? अरे नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कल का हेडलाइन हो जाएगा। खूप छान गप्पा झाल्या, तुम्ही वेळोवेळी येत राहा, असेच माझा कट्ट्यावरती आमच्याशी गप्पा तुमच्या रंगत राहतील। मनापासून आभार आज वेळ दिल्याबद्दल, आणि तुमचे आभार मानण्यासाठी मी गौतम दत्ता एबीपी नेटवर्क यांनाही बोलवते, आणि सोबतच सानिका पेडणेकर, पार्टनर आणि क्रिएटिव्ह हेड, जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स।